दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंदिर स्थापत्य कला अर्थात हमारे भारत में जो मंदिर शैलियां हैं, चाहे वो द्रविड़ शैली हो या नागर शैली हो, इन सभी की बात आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम उत्तर भारत से। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ मैप दिख रहा होगा और आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर का जो ये जो मंदिर शैलियाँ हैं, आप अक्सर पढ़ते होंगे कि 3 प्रकार की शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के हैं, लेकिन जो मेन होता है वो आपका होता है नागर शैली। याद रखिएगा, जो मेन होता है आपका नागर शैली हो गया, इसके अलावा द्रविड़ शैली हो गया और इसके अलावा एक होता है बेसर शैली। ठीक है, तो ये 3 शैलियाँ मुख्य होती हैं। इसके अलावा भी कई शैलियाँ हैं, लेकिन हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब बात करेंगे सबसे पहले नागर शैली की ना, तो आपको बताऊंगा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यानी उत्तर भारत का क्षेत्र जो आपका ये कवर होता है, ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र जो है वो, उसमें पूरी की पूरी जो मंदिर कला है, जो मंदिर की शैलियाँ हैं, वो नागर शैली में ही आपको दिखाई देने को मिलेगा। नागर शैली अब उत्तर भारत में कहाँ से कहाँ तक कवर होगा, देखिए आप ऐसे देखेंगे तो हमको ये बताया जाता है कि बिंद श्रेणी के उधर जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ये आपका पूरा यूपी मतलब उत्तर भारत आएगा। लेकिन यहाँ पे जब मंदिर शैली की बात करेंगे, नागर शैली की, तो इसका कुछ क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा तक भी इसका क्षेत्र कवर होता है, यानी उड़ीसा में भी आपको नागर शैली ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जब बात करते हैं हम कि द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली को आपको इस तरह के मंदिर ज़्यादातर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपका ये कर्नाटक में हो गया। इन सब क्षेत्रों में आपको द्रविड़ शैली की मंदिरें आपको देखने को मिलेंगी। जब बात करेंगे बेसर शैली की, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक मिक्सचर है, यानी आप कह सकते हैं कि द्रविड़ शैली और नागर शैली इन दोनों का एक मिक्स होता है बेसर शैली, और ये आपको मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत में जो नागर शैली होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों आपके सामने ये इमेज दिख रहा होगा और ये पूरी तरह से नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि नागर शैली की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको नीचे से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे जो होता है एक चबूतरा बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। याद रखिएगा, चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। और ये जो आप देख सकते हैं इस मंदिर के सबसे नीचे वाले भाग में जो होता है काफ़ी ऊंचा एक चबूतरा बना है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोला जाता है जगती। ध्यान समझिएगा, इसको बोला जाएगा जगती, जो कि ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, फिर जस्ट इसी के ऊपर जस्ट एक और चबूतरा बनाया जाता है, जो कि इसकी अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी कम ऊंचा होता है, और इस चबूतरे को हम लोग बोलते हैं पीठ। जैसे कि आप लोग इस मंदिर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए किस तरीके से सबसे पहले नीचे एक चबूतरा है और उसके ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, डबल लेन आप समझ सकते हैं, चूँकि मतलब सबसे नीचे वाले को हम लोग जगती नाम देते हैं, जबकि ऊपर वाले को पीठ नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई, यानी हमारा चबूतरा ये बेस तैयार हो गया, एक बेस होता है। अब उसके ऊपर पूरा का पूरा भवन का निर्माण होता है। देखिए अब इसके यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे सीधे जो है इस तरीके से बनता है, और ये जो इसके ऊपर फिर एक क्या बनता है, फिर इसके ऊपर इस चबूतरे के ऊपर एक गर्भगृह बनाया जाता है। ध्यान समझिएगा, एक गर्भगृह बनाया जाता है। ये ऐसा गर्भगृह होता है जिसमें प्रमुख देवता की मंदिर स्थापित होती है। अब आप कहेंगे सर ये देखिए मंदिर में पूरी तरीके से यहाँ से देखिए ये भाग आपका एक गर्भगृह होता है, जिसमें प्रमुख देवता की मंदिर स्थापित की जाती है। और ध्यान समझिएगा, ये चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय होता है ना, आप ऐसे ना चौकोना होता है इस तरीके से, है ना। तो चूंकि इसमें जो प्रमुख देवता की मंदिर स्थापित की जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर इस चतुष्कोणीय जो गर्भगृह है इसी के आगे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे आकार के भवन बने होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है मंडप। ध्यान समझिएगा, जो मतलब इस गर्भगृह के आगे जो सबसे बड़ा भवन बना है इसको हम बोलते हैं मंडप, इसको हम बोलते हैं मंडप। क्या नाम देते हैं, मंडप। तो ये हमारा मंडप हो गया। ठीक है,
अब मंडप क्या होता है, तो मंडप में क्या होता है कि जो भक्तगण हैं या फिर जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो एक साथ यहाँ पे इकट्ठे होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये काफ़ी हाल नुमा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, अब चूंकि ये अगर मंडप हो गया तो इसके आगे जो ये छोटे छोटे भवन बने हैं ये हो जाएगा अर्धमंडप। इनको क्या नाम दिया जाएगा, अर्धमंडप। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मंडप हो गया, इसके अलावा ये आपका जो है मंडप हो गया, इसके अलावा ये अर्धमंडप हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बातें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने गर्भगृह देखा। अब जो गर्भगृह हमने यहाँ पे देखा, इस गर्भगृह के ऊपर अब एक छत बनेगा और आप देखेंगे ये छत के आकार ये रेखीय होता है। ये छत बनेगा जो कि रेखीय होता है, ध्यान समझिएगा। इसके ऊपर एक छत का निर्माण कर दिया जाता है जो रेखीय होता है। रेखीय का मतलब क्या होता है, रेखीय मतलब ये होता है कि जैसे इसका नीचे का बेस काफ़ी चौड़ा होता है, नीचे का बेस ऐसे देखिए ये कुछ इस तरीके से ये नीचे का बेस काफ़ी चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये पतला होता चला जाता है। ठीक है, आपको इस मंदिर में दिख रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शिखर बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको हम बोलते हैं शिखर। ठीक है, तो ये हमारा शिखर हो गया। अब शिखर के जस्ट ऊपर, शिखर के एकदम ऊपर इस तरीके से गोल आकृति में, इस तरीके से गोलाकार छत होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं आमलक। ये आप देख सकते हैं गोलाकार छत है जिसको हम लोग बोलेंगे आमलक। ठीक है, अब इसको जब आमलक बोला जाएगा यानी ये हमारा आमलक हो गया। इस आमलक के जस्ट ऊपर होता है एक कलश रखा जाता है, कलश जो कि इन मंदिर नागर शैली के मंदिर की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कलश रख दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो विशेषता है, इस पूरी की पूरी ये जो मैंने नागर शैली की आपको विशेषता बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे नागर शैली की विशेषताएं आप लोग समझ लीजिए। ये जो नागर शैली के मंदिर होते हैं, नागर शैली के मंदिर होते हैं, ये मंदिर पूरी तरीके से पंचायतन शैली में होते हैं। पंचायतन शैली, अब आप कहेंगे सर ये पंचायतन शैली क्या होती है। देखिए पंचायतन मतलब 5 है ना, 5 हो गया। अब 5 मतलब इन मंदिरों, इस ये जो प्रमुख मंदिर है, इस प्रमुख मंदिर के चारों साइड, चारों कोने पर, जैसे एक यहाँ पे, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, फिर यहाँ पे आप इस कोने में देखेंगे, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके मान लो एक कोना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फिर एक कोना यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, फिर इस तरीके से यहाँ पे, इसके चारों कोने पर आप देखेंगे क्या होता है, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। यानी कुल मिला के 5 मंदिर होते हैं जिसमें जो बड़ा मंदिर, प्रमुख मंदिर होता है वो बीचों बीच होता है। इसी को हम बोलते हैं पंचायतन शैली। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचायतन शैली। यानी चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं और आप देखेंगे कि 5 मंदिरों पर शिखर होता है। तो ये खास बात इसकी ये है कि ये जो 5 मंदिर होते हैं उन 5 मंदिरों पर शिखर पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। इसके अलावा एक चीज़ और, ये जो आप गर्भगृह देख रहे हैं, ये गर्भगृह आप देख रहे हैं ना, ये गर्भगृह आपको दिख रहा है मंदिर में, ये गर्भगृह जहाँ पे प्रमुख देवता की मंदिर होती है। इस गर्भगृह के क्या होता है कि इसका मंडप जो खुलता है, यहाँ देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो गर्भगृह है इसके प्रमुख यहाँ जो द्वार होता है जो कि मंडप में खुलता है, इस द्वार पर खास बात ये होती है कि इसमें नदी देवी की मूर्ति क्या होती है, नदी देवी की मूर्तियाँ स्थापित होती है। अब नदी देवी में क्या होता है, तो ये जो गेट होता है यहाँ पे मंडप में जो खुलता है, इस नदी देवी की मूर्ति की बात करें तो गंगा और यमुना की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की जाती हैं। एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि हमने दक्षिण भारत में देखा जो द्रविड़ शैली है उसमें आप लोगों को सरोवर भी मिल जाएगा, ऐसे सरोवर भी बना रहता है, सरोवर पानी भरा रहता है। लेकिन यहाँ पे नागर शैली में आपको ये सरोवर नहीं मिलेगा, क्योंकि नागर शैली में जहाँ तक हो सकता है कि उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ नदियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो हो सकता है यहाँ पे पानी की उतनी ज़रूरत महसूस ना की गई होगी, इसलिए उत्तर भारत में ये सरोवर का निर्माण यानी जो मंदिर शैली है उसमें सरोवर को स्थापित नहीं किया जा सकता। जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों में यानी जो द्रविड़ शैली में बनते थे उसमें सरोवर भी बनाया जाता था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा एक दोस्तों एक चीज़ मैं और बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
आप देखेंगे यहाँ पे जो परिक्रमा हाल भी बनता है जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ये कि जो गर्भगृह के चारों ओर, लेकिन हाल ये जो गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा बनता है जो कि परिक्रमा पथ होता है, लेकिन ये परिक्रमा पथ पूरी तरह से बंद होता है। बंद मतलब ये चारों ओर से घिरा होता है, ठीक, खुले में नहीं होता, ठीक है। तो ये नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो ये आपके सामने एक मंदिर का चित्र है। आपको बता दें ये दक्षिण भारत की मंदिर है और ये बृहदेश्वर मंदिर का जो है इमेज है। ये पूरी तरीके से द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब बात करेंगे द्रविड़ शैली की विशेषताएं क्या होती हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे नीचे से। सबसे पहले तो इसके नीचे जो होता है, आप देखिए इसके नीचे भी एक चबूतरा होता है, एकदम बेस होता है, और जो सबसे नीचे वाला चबूतरा होता है उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे इमेज बनाते चलूँगा, देखिए कुछ इस तरीके से ये चबूतरा होता है। तो याद रखिएगा इसके नीचे भी जो चबूतरा होता है उसको सबसे पहले हम जगती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगती। ठीक जैसे उत्तर भारत की जो नागर शैली थी उसके सबसे नीचे जो चबूतरा होता था जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती थी वो होता था जगती। तो ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है, इसके ऊपर फिर जो होता था वो उसको भी पीठ बोलते, तो वहाँ भी उसको पीठ बोलते थे। इसके ऊपर फिर एक चबूतरा जो कि हल्का चौड़ा होता, मतलब हल्का ऊंचा होता था, उसको पीठ। तो जगती और पीठ दोनों में पाया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो चबूतरा होता था वो एक और यानी कुल मिला के 3 लेयर में बने होते थे, और फिर तीसरे लेयर को हम लोग बोलते हैं अधिष्ठान। क्या बोला जाता है? अधिष्ठान। जबकि नागर शैली के मंदिर में केवल 2 हमने लेयर देखा, जगती और पीठ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 लेयर, फिर इसके बाद 2 लेयर, फिर इसके बाद 3 लेयर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जगती पीठ अधिष्ठान, ये आपके द्रविड़ शैली की मंदिरों की खास बात हो गई। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे हमने देखा कि उत्तर भारत के मंदिरों में सीधे उसके बाद क्या बनता था, गर्भगृह बनता था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस मंदिर में भी यहाँ पे गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी गर्भगृह जो बनेगा वो पूरी तरीके से क्या बनेगा, प्रमुख देवता के मंदिर होते हैं, जो प्रमुख देवता की मूर्ति है वो इसमें स्थापित की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे खास बात क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा ये इस तरीके से बन गया, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलेंगे मंडप। ठीक है, मंडप बन के निर्माण हो गया। मंडप आपका नागर शैली में भी थी। लेकिन खास बात ये होती है कि यहाँ जो मंडप है, ठीक है, मंडप के ऊपर जो शिखर का निर्माण होता है, ये देखिए वो नागर शैली से पूरी तरीके से भिन्न है। ध्यान समझिएगा, नागर शैली से पूरी तरह से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, इसको शिखर नहीं बोला जाएगा। ये पूरी तरीके से मल्टी स्टोरे होता है। ठीक है, तो मल्टी स्टोरे जो बनता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शिखर ना बोल करके विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान, जो कई लेयर में बनता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो गर्भगृह के ऊपर का जो छत बनता था वो पूरी तरीके से शिखर जो कि रेखी होता था। यहाँ पे भी क्या होगा, वो मल्टी स्टोरे होगा, कई लेयर में बनता है, और इस कई लेयर में बनने वाले जो छत होते हैं उसको हम लोग विमान बोलते हैं। तो वहाँ पे शिखर, यहाँ पे विमान। देखिए शिखर इसमें भी होगा, लेकिन इस विमान के ऊपर अब एक छोटा सा शिखर होगा। ऐसे इस विमान के ऊपर एक छोटा सा शिखर होगा, जिसको हम लोग शिखर मतलब बोलते हैं। यहाँ पे ये रेखी होता है। तो शिखर का आकृति कैसी होती है ये आपको पता चल गया है ना। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मंडप के जस्ट ऊपर आपको विमान मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ तक बात हो गई, शिखर तक ये जाके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा जो ये आपका मंडप बना है, मंडप के आगे भी यहाँ पे अर्धमंडप होता है, यहाँ पे अर्धमंडप होता है। तो अर्धमंडप आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे अर्धमंडप होता है। ठीक है, अर्धमंडप होता है। तो अर्धमंडप आपका नागर शैली की खास बात थी। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कि इन मंदिरों की खास बात, यानी जो द्रविड़ शैली में है, इसमें अर्धमंडप और मंडप के बीच का एक अंतराल होता है। मतलब आप समझेंगे ऐसे कि यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आपका ये मंदिर हो गया, ये मंडप हो गया, और इस मंडप और अर्धमंडप के बीच के हिस्से को, जो कि एक गलियारा होता है, उसको हम अंतराल बोलते हैं। यहाँ पे गैप होता है, उसको हम अंतराल बोलते हैं। ठीक है,
तो और इसके अलावा देखेंगे कि जो द्रविड़ शैली की खास बात है वो क्या होता है, वो करूँगा द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली में जो होता है पंचायतन शैली ये भी पाया जाएगा। इसमें भी पंचायतन शैली यानी पांचों चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर पाए जाएंगे, लेकिन उसमें विमान नहीं होगा। उन चारों मंदिर में विमान नहीं होगा, बल्कि जो 5वां मुख्य मंदिर है उसमें विमान पाया जाएगा। तो बाकी के चारों विमान मंदिर जो होंगे वो विमान रहित होंगे, है ना। और इसके अलावा क्या होता है, इस मंदिर की जो खास बात होती है, इस मंदिर में जो मंडप में गेट खुलता है उसमें नदी यानी जो नदी देवी की मूर्ति ना होकर वो किसका मूर्ति होता है, वो नदी देवी की मूर्ति ना होकर यहाँ पे जो मूर्ति होती है वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होती है ना। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति स्थापित होती है, ठीक है। और इसकी खास बात होती है इन मंदिरों की, आप देखेंगे कि ये जो मंदिर का सबसे बाहरी जो भाग होता है वो एक बहुत बड़े गेट से खुलता है, एक बहुत बड़ा गेट खुलता है। आप सोचिए ये गेट इतने साज सज्जे के साथ होते हैं, कभी कभी इनकी ऊंचाई मंदिर से भी ज़्यादा होती है, यानी गेट काफ़ी भव्य बनता है। और इस दक्षिण भारत के मंदिर के जो गेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गोपुरम। तो ये दक्षिण भारत मंदिर की खास बात होती है गोपुरम, जो कि नागर शैली के मंदिरों में नहीं पाया जाता। तो इसका एग्जाम्पल आपको तंजौर में दक्षिण भारत के जो मंदिर है तंजौर, यानी आप यहाँ पे बृहदेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महाबलीपुरम जो है रथ मंदिर, ये आपको दक्षिण भारत में मंदिर मिल जाएंगे जो कि द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो ये कुछ खास बात है जो मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे बेसर शैली। तो बेसर शैली आपको पता चल गया कि नागर और द्रविड़ शैली का दोनों मिक्स होता है, दोनों को मिला के बनता है, दोनों का जो मतलब जो दोनों कलाओं का मिश्रण होता है। जैसे आपका इस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो आपका नागर शैली में बन रहा है। तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।